नंबर 1, एक देश जो हर चीज़ पे कंट्रोल चाहता है। उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रहने वाला देश माना जाता है और ये बात गलत नहीं है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप ग्लोबल इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते, दूसरे देश में फ़ोन भी नहीं कर सकते और यहाँ तक कि अपनी मर्ज़ी से हेयर स्टाइल भी नहीं कर सकते। लोगों को सिर्फ 28 सरकार स्वीकृत हेयर कट्स में से एक को चुनना पड़ता है, जैसे मानो अपनी पहचान दिखाना ही मना हो। स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा राजनीति सिखाई जाती है। बच्चों को रोज़ अपने नेता की महानता के बारे में पढ़ाया जाता है। किताबें, मीडिया और यहाँ तक कि नक्शे तक सेंसर किए जाते हैं। बहुत से उत्तर कोरियाई तो ये भी नहीं जानते कि दक्षिण कोरिया वाकई में मौजूद है। बाद की ज़िंदगी में नौकरियां सरकार तय करती है। बदलाव का कोई विकल्प नहीं होता सिवाय इसके कि आप किसी को रिश्वत देने लायक पैसे वाले हो। कुछ समय पहले हज़ारों नौजवानों को ज़बरदस्ती शहरों से हटाकर पहाड़ी इलाकों में खेती के लिए भेज दिया गया और वही उनकी ज़िंदगी बन गई। लोगों को नेता की झलक पर रोना तक सिखाया जाता है। क्या आप ऐसे देश में रह सकते हैं जहां आपकी ज़िंदगी का हर हिस्सा पहले से तय हो? नंबर 2, उत्तर कोरिया में जो चीज़ें आप कभी नहीं देखेंगे। उत्तर कोरिया की ज़िंदगी हमारे लिए किसी और दुनिया जैसी लगती है। जो चीज़ें हमारे लिए आम है, जैसे कोका कोला, मैकडोनल्ड्स या एक ठीक ठाक बर्गर, वहाँ लगभग ना के बराबर है। दुकान में आपको कोकोआ नाम की बोतलें दिख सकती है जो कोक जैसी दिखती है लेकिन स्वाद में बहुत अलग होती है, मीठी और गैस वाली, मगर असली कोक जैसी नहीं। वहाँ बर्गर भी मिलते हैं लेकिन ये छोटे सैंडविच जैसे ही होते हैं। जीन्स को सालों तक प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि वो पश्चिमी पूंजीवाद का प्रतीक मानी जाती थी। अब बैन थोड़ा कम हो गया है लेकिन आज भी लोग बहुत कम ही जीन्स पहनते हैं। वहाँ की सड़कों पर लोग ज़्यादातर यूनिफॉर्म, सादी शर्ट्स या पारंपरिक कपड़ों में दिखाई देंगे। तकनीक भी राहत नहीं देती। आईफोन या सैमसंग जैसे डिवाइसेस का नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ घरेलू बेसिक मोबाइल फ़ोन ही मिलते हैं, वो भी ऐसे जिनमें निगरानी और सेंसरशिप या सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता है। नंबर 3, दुनिया की सबसे मुश्किल औरतें जिनसे शादी करना आसान नहीं। जब लोग दक्षिण कोरियाई महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर दिमाग में एक ऐसी छवि आती है, बड़ी बड़ी गोल आँखें, ऊंची नाक, पतली वी लाइन ठोड़ी और एकदम गोरा साफ रंग। लेकिन ये लुक हर किसी का प्राकृतिक नहीं होता। ये सब वहाँ के बहुत सख्त ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और तेज़ी से बढ़ते कॉस्मेटिक सर्जरी कल्चर का नतीजा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परंपरागत कोरियाई महिलाएं असल में कैसी दिखती थी तो बस नॉर्थ कोरिया की तरफ देख लीजिए। बाहर की दुनिया से कटे हुए उत्तर कोरियाई महिलाएं आज भी अपने नेचुरल लुक में रहती है। सिंगल पलके, पतली नाक और स्मूथ और गोरी त्वचा। शादी के रिवाज भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहते हैं। महिलाएं आमतौर पर बहुत कम उम्र में शादी कर लेती हैं, अक्सर 20-22 की उम्र में। 30 साल की उम्र में अगर कोई महिला कुंवारी हो तो वो समाज के लिए अजीब बात मानी जाती है। तलाक वहाँ बहुत ही कम होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे रिश्ते अच्छे चलते हैं, लेकिन क्योंकि समाज में अलग होने को अच्छा नहीं माना जाता तो रिश्तों में भी ज़्यादातर पहल मर्द ही करते हैं, चाहे प्यार का इजहार हो या शादी की तारीख तय करना, और महिलाएं ज़्यादातर सिर्फ फॉलो करती हैं। नंबर 4, साउथ कोरिया के साथ एक अजीब जंग। एक जंग जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। उसे कैसे ख़त्म किया जाए, और जब आपका पड़ोसी आपका ही खून हो। लेकिन दुश्मन भी तो हालात कैसे होंगे। कोरियन वॉर 1950 में शुरू हुआ था। 1953 में एक युद्ध विराम के साथ रुक गया। कोई शांति समझौता नहीं हुआ। इसका मतलब है आज भी नॉर्थ और साउथ कोरिया तकनीकी तौर पर जंग की हालत में है। दोनों देशों को बांटने वाला DMZ यानी कि डीमिलिटराइज जोन एक भारी सुरक्षा वाला इलाका है जो इस अधूरी लड़ाई की याद दिलाता है। एक ही जाति के लोग
लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। कभी कभी कूटनीति की झलक दिखती है, हैंडशेक्स, सीमेट्स या फिर ओलंपिक में एक साथ टीम, बट फिर अचानक मिसाइल टेस्ट, साइबर अटैक और फौजी झड़पें शुरू हो जाती है। ये जंग कभी बंद ही नहीं हुई, बस अपना रूप बदलती रहती है। नंबर 5, आधुनिक युग में एक सामंती राजवंश। उत्तर कोरिया में एक ही परिवार लगभग 100 साल से राज कर रहा है। ना कोई उन्हें छू सकता है, ना सवाल कर सकता है, और वहाँ उन्हें किसी भगवान की तरह माना जाता है। आज की दुनिया में जहाँ ज़्यादातर लोग देश लोकतंत्र या संसदीय व्यवस्था अपनाते हैं, नॉर्थ कोरिया मानो समय में फंसा हुआ है। 1948 से किम परिवार पूरी सत्ता पर काबिज है। दादा से पिता, फिर बेटे, इनको गद्दी मिली। हर घर में इनकी तस्वीरें टंगी होती है, इनके जन्मदिन राष्ट्रीय छुट्टियां होती है, और इनके बारे में जो भी कहानियां पढ़ाई जाती है, चाहे वो कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न लगे, उन्हें सच माना जाता है। सोचिए आपकी ज़िंदगी कैसी होगी अगर आप उस जगह पर जहां सरकार सिर्फ आपकी नौकरी और घर ही नहीं बल्कि आपके विचारों को भी काबिज करे, आपके विचारों की भी मालिक बन जाए। नंबर 6, उत्तर कोरियाई लोग हर महीने सिर्फ 250 रुपये से 850 रुपये तक ही कमाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी पूरी महीने की सैलरी भारत में किसी सड़क के किनारे ठेले पर ढंग का खाना तक न खरीद सके? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। उत्तर कोरिया में एक आम वर्कर की महीने की कमाई 250 रुपये से 850 रुपये के बीच होती है, जो लगभग 3 से 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये चौंकाने वाली कमाई वहाँ की सख्त नियंत्रित कमांड इकोनॉमी का नतीजा है, जहाँ प्राइवेट बिजनेस लगभग न के बराबर है और सरकार ही तय करती है कि कौन क्या काम करेगा और कितनी तनख्वाह पाएगा। ज़्यादातर लोग खाने और ज़रूरी चीज़ों के लिए सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ आपकी आर्थिक तरक्की राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर हो, वहाँ गरीबी सिर्फ आम नहीं होती, वो एक सोची समझी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। नंबर 7, एशिया की सबसे डरावनी सैन्य ताकत। एक छोटा गरीब देश कैसे दुनिया की ताकतवर सेनाओं को डराता है? उत्तर कोरिया की सेना विशाल है, 12 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक और लगभग 60 लाख रिजर्व में, यानी हर चीज़ में एक ऐसी व्यक्ति किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ जाती है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता सेना पर खर्च करना है। उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार, लंबी दूरी की मिसाइलें और दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक सिस्टम तैयार किया है, जो सीधे साउथ कोरिया की ओर निशाना साधे हुए है। यहाँ फौजी सेवा अनिवार्य है और दुनिया में सबसे लंबी है। भले ही ज़्यादातर सैन्य उपकरण पुराने हो चुके हो, उत्तर कोरिया की राजनीति, संख्या, गोपनीयता और चौंकाने वाले हमारी पर टिकते हैं। इस शासन के लिए सेना सिर्फ रक्षा का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता को बचाने का एकमात्र तरीका है। नंबर 8, प्योंगयांग, दुनिया की सबसे बंद राजधानी। स्वागत है प्योंगयांग में, एक ऐसी राजधानी जहां खुद उत्तर कोरिया के ज़्यादातर लोग भी नहीं जा सकते। बाकी दुनिया की राजधानी शहरों के विपरीत प्योंगयांग लगभग पूरी तरह से खास लोगों के लिए आरक्षित है। ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को यहाँ आने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और विदेशी पर्यटकों को सिर्फ गाइडेड टूर में ही घूमने दिया जाता है। ऊपरी तौर पर ये शहर चौड़ी सड़कों, ऊंचे स्मारकों और हल्के रंग की इमारतों से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ अजीब सा महसूस होगा। बहुत कम ट्रैफिक, दुकानें ना के बराबर और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। प्योंगयांग उस तरह की राजधानी नहीं है जो हम दुनिया में देखते हैं। ये एक इस तरह से शो पीस ही है, एक मॉडल शहर जिसे दुनिया को दिखाने और उत्तर कोरिया की समृद्ध व्यवस्थित छवि को बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इन रंगीन दीवारों के पीछे एक ऐसी राजधानी है जो भ्रम पर टिकी हुई है। नंबर 9, उल्टा ट्रैफिक सिस्टम।
प्योंगयांग का एक और अजीब पहलू। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां ट्रैफिक लाइट्स नहीं बल्कि इंसान ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, और जहां कंट्रोल करने के लिए गाड़ियां ही ना के बराबर हो? प्योंगयांग का ट्रैफिक सिस्टम भी उतना ही अनोखा है जितना खुद शहर। यहाँ दुनिया के ज़्यादातर शहर ट्रैफिक लाइट्स और जाम कंट्रोल सिस्टम पर चलते हैं, वही जहाँ इंटरसेक्शंस पर स्मार्ट यूनिफॉर्म में महिलाएं खड़ी होती है जो हाथों के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। कई बार उनके रोबोट जैसे सटीक मूवमेंट्स किसी डांस परफॉर्मेंस की तरह लगते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले लोगों की संख्या सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से ज़्यादा है। शायद ये दुनिया का अकेला शहर है जहाँ ट्रैफिक कंट्रोल एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक रस्म जैसी लगती है। नंबर 10, उत्तर कोरिया के ज़रूर देखने लायक जगह है। इनमें कोई शक नहीं है कि उत्तर कोरिया का नज़ारा बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा देश जहाँ की इमारतें, स्मारक और शहर मानो समय में कहीं ठहरे हुए लगते हैं। हालांकि इसकी सीमाएं बंद है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जो दुर्लभ यात्राओं पर गहरा असर छोड़ती है। कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन, जहाँ किम इल सूंग और किम जोंग इल के शरीर संरक्षित रूप में रखे गए हैं, एक ही समय में डरावना भी लगता है और भव्य भी। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है बल्कि पूरे शासन की विचारधारा का प्रतीक है। राजधानी से बाहर माउंट पेंगटू, जो चीन की सीमा पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसको पवित्र माना जाता है और यहाँ से दृश्य बेहद शानदार होते हैं। हर जगह का एक ही मकसद होता है, किम परिवार के प्रति वफादारी की कहानी को दिखाना। नंबर 11, उत्तर कोरिया की रहस्यमयी जगह है। एक ऐसा देश जितना दिखता है उससे कई ज़्यादा छिपाता है। वहाँ के दरवाजे के पीछे क्या राज छुपे हुए हैं। उत्तर कोरिया रहस्यों से भरा हुआ है और कुछ जगह तो पूरी तरह सन्नाटा और अफवाहों से घिरे हुए हैं। सबसे अजीब जगहों में से एक है रयुगयोंग होटल, जो प्योंगयांग में 105 मंजिला पिरामिड शेप वाली इमारत है जो दशकों तक अधूरी रही। हालांकि काम फिर भी शुरू हुआ, लेकिन आज भी आम लोगों के लिए नहीं। इसी वजह से इसे होटल ऑफ डूम भी कहा जाता है। प्योंगयांग की अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स भी रहस्यमयी मानी जाती है। जो भागे हुए नागरिक हैं उनका दावा है कि रास्ते भागने या सैन्य शेल्टर के काम आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मेट्रो का कुछ हिस्सा पर्यटकों को दिखाया ही नहीं जाता। नंबर 12, उत्तर कोरिया के ज़रूर चखने वाले खाने। क्या आप उस संस्कृति का स्वाद लेना चाहेंगे जो दुनिया से अक्सर छिपी रहती है? उत्तर कोरिया का खाना सीधा साधा और पूरी तरह वहाँ की ज़मीन पर निर्भर होता है। एक ज़रूरी डिश है नेंगम्योन, ठंडे बकव्हीट नूडल्स जो बर्फ़ जैसे सूप में परोसे जाते हैं, और ये प्योंगयांग की खासियत है। फिर है किमची, फर्मेंटेड सब्जियों से बनी डिश जो लगभग हर खाने का हिस्सा होती है। बुलगोगी जैसे ग्रिल्ड मीट डिशेस भी मिलती है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि लग्जरी मानी जाती है। ज़्यादातर लोग मक्के की खिचड़ी, चावल की टिकिया और पत्ता गोभी या आलू से बनी डिशेस पर निर्भर रहते हैं। पर्यटकों के लिए बने रेस्टोरेंट में थोड़ी अच्छी चीज़ें मिलती है, जैसे लोकल बियर, सी फूड और कभी कभी बारबेक्यू भी। भले ही विकल्प सीमित हो, लेकिन हर डिश वहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी की एक झलक ज़रूर देती है। नंबर 13, उत्तर कोरिया के अनोखे त्यौहार। एक ऐसे देश में जहाँ खुशी भी स्क्रिप्टेड होती है, वहाँ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? उत्तर कोरिया के त्यौहार बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार है डे ऑफ द सन, यानी किम इल सूंग का जन्मदिन। इस दिन परेड, सिंक्रोनाइज डांस और भव्य आतिशबाजियाँ होती है। लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और महान नेता की मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं। फिर आता है अरिरांग फेस्टिवल, जिसे मास गेम्स भी कहते हैं। हजारों जिम्नास्ट, डांसर और कार्ड फ्लिपर्स एक साथ परफॉर्म करते हैं, इतनी परफेक्शन से कि लगता है पूरी भीड़ एक शरीर में हो। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते,
ये पूरी व्यवस्था का प्रदर्शन होता है। हर त्योहार का एक ही मकसद होता है, शासन और नेतृत्व का गुणगान करना। नंबर 14, उत्तर कोरिया जाने से पहले ज़रूरी बातें। अगर आप दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक में जाने का सोच रहे हैं तो कुछ अहम बातें जान लेना ज़रूरी है। उत्तर कोरिया जाना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ मान्यता प्राप्त टूर एजेंसियों के ज़रिए, जो ज़्यादातर चीन में होती है। आपको वहाँ लोकल गाइड्स मिलेंगे जो पूरे समय आपके साथ रहेंगे। अकेले घूमने की कहीं अनुमति नहीं होती। फ्री स्पीच भूल जाइए, सरकार की आलोचना ना करें, बिना इजाज़त फ़ोटो ना ले और किसी भी चीज़ को, खासकर किम परिवार की तस्वीरों को छुए नहीं। पैसे यूरो या चीनी युआन में ले जाए, इंडियन रुपीज़ या क्रेडिट कार्ड यहाँ नहीं चलेंगे। और सबसे अहम बात, आपकी ट्रिप एक तरह का शो है। आप सिर्फ उत्तर कोरिया को नहीं देख रहे, वो आपको वही दिखा रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। नंबर 15, उत्तर कोरिया की यात्रा का खर्च। भारत से उत्तर कोरिया की यात्रा करना एक महंगा लेकिन अनोखा अनुभव होता है। आमतौर पर 5 से 7 दिन की यात्रा पर 1,80,000 से 3,30,000 या उससे ज़्यादा खर्चा आ सकता है। ग्रुप टूर पैकेज 1,20,000 रुपये से शुरू होकर 2,20,000 रुपये तक जा सकते हैं, जो टूर की अवधि और होटल की श्रेणी पर निर्भर करता है। वही प्राइवेट या लग्जरी टूर 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा महंगे हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर कोरिया में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर या कोई भी कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते। आपको केवल यूरो या चीनी युआन नकद में ले जाने होते हैं। कुल मिलाकर उत्तर कोरिया भारत से यात्रा करने वालों के लिए सबसे महंगे और नियंत्रित डेस्टिनेशन में से एक है और यही इसकी अलग पहचान बनती है।